हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 9th चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसका इम्पोर्टेंट वीडियो का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का करा दिया है जो है प्रकाश का परावर्तन। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए ये दूसरा आपका इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए इसका आपको क्वेश्चन कैसे आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है, आपसे कह देगा कि प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं तथा इसके दो नियम लिखिए। मतलब आपको पहले तो पूछेगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, मतलब किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। उसके साथ साथ जो अपवर्तन के नियम होते हैं, तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं, वो भी आपको लिखना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको इसको इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन को बहुत 3 तरीके से कम 3 तरीके से हम अपवर्तन को परिभाषित कर सकते हैं। मतलब 3 इसका परिभाषा हम अभी आपको दे सकते हैं। सिंपल वे में हम यही कह सकते हैं, थोड़ा सा आपको समझना है। सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तीनों हम आपको परिभाषा आपको बताएंगे और डीप में, मतलब आपको डीप में डिस्कस इस पे वीडियो पे करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक पे करेंगे, जिससे आपको वास्तव में समझ पाए कि प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए ये एक सतह है, ठीक है, इस सतह के ऊपर है वायु माध्यम, ठीक है, और नीचे है जल। समझ गए। देखिए मतलब मान लेते हैं पृथ्वी, आपने कहीं भी पानी देखा होगा, तो पानी के ऊपर क्या है, वायु माध्यम है, ठीक है, और नीचे क्या है, जल है। तो समझ जाइएगा कि ये वायु का है, जो जल है उसका एक तल है। समझ गए। तो सबसे पहला तो इसको हम कह सकते हैं, इस वाले वायु को हम कह सकते हैं विरल माध्यम, और इसको हम सघन माध्यम कह सकते हैं जल को। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो सिंपल में आप जानते हैं ना कि वायु को हम विरल माध्यम कहेंगे, जल को सघन। ऐसा इसलिए कि विरल माध्यम कहते किसे हैं, तो हम इसे न विरल माध्यम कहते हैं कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होता है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। अब बताइए, आपको तुलना कीजिए कि जल में प्रकाश की चाल अधिक होता है या वायु में, तो आप सिंपल में कहेंगे वायु में अधिक होता है, जल में कम होता है। क्योंकि आपसे ही कह दिया जाए कि यदि आपको वायु में दौड़ना है, मतलब जहां पर आप खड़े हैं उसमें आप दौड़िए तो आप तेजी से दौड़ेंगे। आपसे कह दीजिए कि पानी में दौड़िए, तो पानी में आप स्लो दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे। उसी प्रकार प्रकाश की भी चाल क्या होगा, वायु में अधिक होता है, जल में कम होता है। तो विरल सघन समझ लिए। अब देखिए यहाँ पे घटना ये होता है कि जब प्रकाश किरणें, आपको ध्यान समझना है, जब प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरणें हैं, तो जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, तो ये प्रकाश किरणें आती हैं, जहां पर आती हैं वहां पर हम एक अभिलंब इस तरीके से खींच लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे यही बताया गया कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, जबकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, इसको इस प्रकार जाना चाहिए था, मतलब ऐसे आई थी तो इस प्रकार चले जाना चाहिए था, पर ये अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परिभाषा अभी आपको हम समझाएंगे, याद भी कराएंगे, ठीक है। तो ये जो किरण है, इसको मैं थोड़ा सा नाम लिख दूं आपको। ये जो किरण आ रही है इसे हम आपतित किरण कहते हैं, और ये जो किरण है इसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। समझ गए। उसके बाद ये जो रेड आपको दिखाई दे रहा है इसे हम अभिलंब कहते हैं या लंब भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, लंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और याद रखेंगे कि ये अभिलंब है, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इतनी बात भी आपको याद रखना है कि आई क्या है, आई कोण आई है, इसे हम आपतन कोण कहते हैं।
और जो कोण R यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसे अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण। समझ गए? इतनी बात आपको समझ में आ गया? तो पहले आप परिभाषा यहीं से याद कर लीजिए, ठीक है। पहला परिभाषा एक फिगर हमने बताया, इससे आपको परिभाषा पहला याद करना है। आप कहेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या कहेंगे, तो आप यही कहेंगे कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देख रहे हैं, ये आपतित किरण आ रही है और जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, परंतु ये अभिलंब की ओर झुक गए, तो यही घटना अपवर्तन कहलाता है। जिन विद्यार्थियों को परिभाषा लिखना है वो लिख लीजिए, ठीक है। अंत में अभी हम जब तीसरा आपको परिभाषा बताएंगे उसको हम लिखवा देंगे, ठीक है। तो पहला आप क्या कहेंगे, एक बार और सुन लीजिए। जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। समझ गए? अब आते हैं दूसरा। ये पहला फिगर से दूसरा भी फिगर समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि कभी ये भी परिभाषा कोई आपको बोल सकता है, दूसरा हम बताएंगे ये भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं आपको डेप्थ में समझा दे रहा हूँ, क्योंकि आप क्लास 12th में अब आ चुके हैं, तो आपको इसको डेप्थ में तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ये एक मान लेते हैं सतह है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ऊपर है जल और नीचे है वायु, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा मैं आपसे कहूँ कि बताइए, ये जल है तो इसका मतलब क्या होगा? जल का मतलब ये होगा सघन माध्यम, ठीक है। और जो ये क्या है, वायु है, तो ये होगा विरल माध्यम, ठीक है। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों भैया? अभी तो आपको बताया हमने ना, अभी आपको बताया कि जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे हम सघन माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, तो जब प्रकाश किरणें इस प्रकार सघन माध्यम से आ रही हैं तो यहाँ पर हम एक अभिलंब खींच लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो ये अभिलंब से दूर हटती हैं, इस प्रकार दूर हट जाती हैं। जैसे इसको आना तो इस प्रकार ऐसे चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था, परंतु ये अभिलंब है ना, तो इसे देख रहे हैं ये दूर हटकर चली गई, तो ये भी घटना प्रकाश का अपवर्तन ही कहलाता है। आपने अभी देखा कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही थी तो अभिलंब की ओर झुक रही थी, और अब आप देख रहे हैं कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है तो अभिलंब से दूर हट रही है, तो ये भी घटना अपवर्तन ही कहलाएगा। ये क्या है? आपतित किरण है। ये क्या है? अपवर्तित किरण है, ठीक है। ये अभिलंब है, ठीक है। यहाँ पे जो कोण बनेगा उसे हम I से प्रदर्शित करेंगे और यहाँ पे जो कोण बनेगा उसे हम R से प्रदर्शित करेंगे। समझ गए? तो आप दूसरा ये भी परिभाषा कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं तो अभिलंब से दूर हटता है, तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। समझ में आ गया? तुलना, इसमें विरल से सघन जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, यह भी घटना अपवर्तन कहलाता है। और जब प्रकाश किरणें सघन से विरल जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, यह भी घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। दो आपने परिभाषा समझ लिया। आते हैं तीसरे परिभाषा पे। अब इन दोनों को मिलाकर हम तीसरा आपको परिभाषा बताएंगे और यही आपको याद और भी ज्यादा करना है, कहीं भी आपको डेप्थ में आपको बताना है तो यही आपको बताना है। देखिए, ये वायु माध्यम है, ये जल माध्यम है। तो बताइए, वायु एक पारदर्शी माध्यम है कि नहीं? पारदर्शी मतलब प्रकाश आर पार इसमें चला जाएगा वायु माध्यम में। जल को भी प्रकाश आर पार चला जाता है, ठीक है। जल में यदि आप लाइट मारेंगे तो नीचे का तल आपको दिखाई देगा ना। जैसे पानी एक गिलास है, उसमें आप पानी एक गिलास है तो उसमें आप टॉर्च होता है उसको बारेंगे तो आपको नीचे का तल, गिलास का जो तल है वो आपको दिखाई देगा। इसका मतलब जल है चाहे वायु है, ये एक पारदर्शी माध्यम होता है। तो सबसे पहला तो ये आप समझ गए कि ये पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी
माध्यम होता है। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद आप जानते हैं कि जो जल है या वायु है या कांच है, ये एक समांगीय होते हैं। समांगी का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब एक सामान्य होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मान लेते हैं आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे वायु कम है, वहाँ पे अधिक है, सब एक सामान्य ही है। ठीक है, एक सामान्य ही हम मानते हैं। ठीक है, जैसे जल है तो ऐसा नहीं है कहीं जल कम है कहीं अधिक है, वो तो सभी एक सामान्य होगा। एक गिलास में आप जल भरेंगे तो सभी जगह गिलास में जितना तल तक होगा उसमें एक सामान्य ही ना जल होगा। तो इसका मतलब कि ये जो भी होते हैं, ठीक है, तो ये एक समांगी होते हैं, फिर से पारदर्शी माध्यम होते हैं। तो यहाँ पे यही बताया जाता है कि जब प्रकाश किरणें, ध्यान से सुनिएगा, जब प्रकाश किरणें किसी एक समांगीय माध्यम से, ध्यान से सुनिएगा, जब प्रकाश किरणें किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित हो जाता है। विचलित होने का मतलब कि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था परंतु ये अपने मार्ग से भटक गया, इधर झुक गया। फिर से इसको भी जाना चाहिए था इस तरीके से, परंतु ये अपने मार्ग से भटक गया, विचलित हो गया। तो यही हम कह रहे हैं कि जब प्रकाश किरणें किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आपको समझ में आ जाइए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो इन दोनों को आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये भी आप कह सकते हैं। अदरवाइज बहुत ही हमने समय ले लिया इस टॉपिक को पढ़ाने में। अदरवाइज छोटा टॉपिक है, आप भी कह रहे होंगे कि कितना आप समझाएंगे। तो चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, मैं यही वाला तीसरा परिभाषा लिखूंगा। आप लिखेंगे जब प्रकाश किरणें किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। यह घटना अपवर्तन कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। ये चाहे तो आप परिभाषा लिख सकते हैं। मैंने आपका समय लिया, ठीक है। अगर आपको लग रहा होगा कि ठीक है फालतू का समय दिया गया है तो इसके लिए सॉरी, बट मैं चाहता था कि आपको समझ में आ जाए। नहीं तो अदरवाइज मैं एक ही फिगर आपको बताकर मैं आपको तुरंत बता देता। बट मैं चाहता हूँ कि क्लास 12th में आपको पढ़ाई करना है तो सीरियस होकर पढ़ाई करना है। अब कोई भी टॉपिक है उसको डेप्थ में आपको जानना है, ठीक है, जिससे आप किसी को भी समझाना भी हो तो उनको आप समझा सके। मान लेते हैं कोई ये परिभाषा कह रहे हैं और कोई कह दे कि नहीं भैया ये तो ये नहीं होगा, ये होगा, तो उनको आपका थोड़ा सा गिल्टी फील होगा, ठीक है। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये भी परिभाषा बोला गया कोई भी स्टूडेंट तो ये भी सही है, ये परिभाषा बोलते हैं कोई भी स्टूडेंट तो ये भी सही है, और ये भी परिभाषा कोई बोलते हैं तो ये भी सही है। इसीलिए परिभाषा को बहुत तरीके से कहा जा सकता है। कोई भी टॉपिक है उसका परिभाषा बहुत तरीके से हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं आपको कोई परिभाषा अलग याद है, कोई दूसरा स्टूडेंट है उनको कोई परिभाषा अलग याद है, तो ऐसा आप नहीं कहिएगा कि उनका परिभाषा गलत है। आपको उसको पहले जानना होगा, पूरा आप समझिए, तब जाकर किसी को भी गलत कहिए या सही कहिए, समझ गए। तो अदरवाइज इसलिए मैंने आपको बताया। अब आते हैं कि चलिए अब देख लेते हैं कि अपवर्तन के नियम, क्योंकि अपवर्तन के नियम जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
देखिए अपवर्तन का नियम इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि प्रकाश का अपवर्तन नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी अपवर्तन ना पूछकर सिंपल में कह देता है आपके 2 नंबर में कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम को लिखिए, क्योंकि इसके 2 ही नियम होते हैं। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। तो चलिए पहला नियम समझ लेते हैं। पहला नियम सिंपल में यही है कि जो ये आपतित किरण है, ये कौन है किरण? अपवर्तित किरण है। ये जो रेड दिखाई दे रहा है ये है अभिलंब। तो आपको 3 बातें बताया गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर होते हैं। देख रहे हैं, ये भी इसी सतह पर है, ये भी इसी सतह पर, अभिलंब भी इसी सतह पर है। तो पहला नियम आपको याद हो गया। आप कहेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं या तल पे होते हैं, या आप कह सकते हैं एक ही बिंदु पर होते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं आप यही लिखेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। तीनों एक ही सतह पर होते हैं या एक ही तल पे होते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए दूसरा जो नियम है ये आपको याद कर लेना है। दूसरा नियम है आपका सिंपल है में म्यू भी कह सकते हैं या आप एन भी आप लिख सकते हैं। म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, यही है आपका द्वितीय नियम। ठीक है, यहाँ पे म्यू की जगह पर आप एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये कैसा नियम है, इसको हम कैसे बोलेंगे? तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो कोण है आई, ये जो आर है, तो यहाँ पर देखिए कोण आई को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आर को अपवर्तन कोण कहते हैं। समझ गए? तो देखिए यहाँ पे आई दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये आपतन कोण है, यहाँ पे आर दिखाई दे रहा है तो अपवर्तन कोण है। और साइन को हम जया कहते हैं। क्या कहते हैं? जया। तो आप यही कहेंगे कि आपतन कोण, ध्यान से समझेंगे, आई है आपतन कोण तो हम कहेंगे आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात, ये क्या है? अनुपात ही तो है, ये आपको अनुपात है। तो हम अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। ये म्यू क्या है? अपवर्तनांक है। म्यू क्या है? अपवर्तनांक। ठीक है, तो एक बार और सुन लीजिए, इसे साइन को क्या कहते हैं? जया कहते हैं। तो हम यही कह रहे हैं ये आई क्या है? आपतन कोण है। तो आपतन कोण की जया आई तथा अपवर्तन कोण की जया आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। यही आपका द्वितीय नियम। तो इसको आपको लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने 2 बार 3 बार आपको बोल भी दिया, एक बार और सुन लीजिए। जो भी स्टूडेंट लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए। आप कहेंगे कि आपतन कोण की जया आई तथा अपवर्तन कोण की जया आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, एक और बात याद रखेंगे, तथा इसे ही स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। मतलब इसे हम स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी आपको स्नेल का नियम ही केवल पूछ देता है। तो स्नेल का नियम आपसे पूछा जाता है, आप यही द्वितीय जो अपवर्तन का द्वितीय नियम होता है यही आपको बोलना है कि आपतन कोण की जया आई तथा अपवर्तन कोण की जया आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं तथा इसे ही हम स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। तो यही आपको स्नेल का नियम भी लिख देना है। समझ गए? तो ये आप लिख लेंगे। अदरवाइज आपको पता भी होगा कि ओनली आपको 99 रुपये में आपको पूरे फिजिक्स का नोट्स आपको दिया जा रहा है। तो लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके भी आप नोट्स को ले सकते हैं, जिसमें पूरे आपके फिजिक्स के 14 चैप्टरों का नोट्स है। तो वहाँ से आप अच्छे से नोट्स को देख कर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं।
समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं तो आपको लिए वीडियो भी अवेलेबल करा रहा हूँ, सब कुछ लिखता ही हूँ, तो आप चाहें तो ऐसे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको वास्तव में कैसा ये वीडियो लगा। दूसरी बात, यदि आप सीरियस हैं क्लास 12 की पढ़ाई करने के लिए तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, अब वहाँ से जाकर आप फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी, अंग्रेजी सभी का अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। क्योंकि हम 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा सीरियस होकर आपको पढ़ाई करा रहे हैं, तो आप भी सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कॉन्टेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।